हेलो वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द ट्रैवल मैन 20 डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं जापान वीज़ा रिजेक्शंस के बारे में। काफ़ी लोग रिजेक्शंस को रिपोर्ट करते हैं एंड व्हाट कैन एक्चुअली गो रॉन्ग विद योर जापान वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है, जो फैक्टर्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो निकल के आ रहे हैं बेस्ड ऑन माई रिसर्च, जितना मैंने देखा है, जाना है, या जितने भी केसेस मुझे पता लगे हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारा ट्रैवल कंटेंट आता है इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ समझने वाली है कि काफ़ी लोगों की जो एप्लीकेशन है वो पूरी नहीं निकलती, प्रॉपर नहीं निकलती, या लो क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ वगैरह या फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह वो लगा देते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू इंश्योर कि जो भी आप अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वो आपके सही हो, बिल्कुल क्लैरिटी हो उनके अंदर, क्योंकि 80% जो केसेस हैं रिजेक्शंस के अंदर वो इसलिए आते हैं एक्चुअली। सिर्फ मैं रिजेक्शन की बात करूं अगर, उसमें जो 80% केसेस हैं वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, या जो लो क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं या प्रॉपर फोटो कॉपीज़ नहीं होती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। दूसरा जो फैक्टर निकल के आ रहा है दैट इज़ वीक फाइनेंशियल सपोर्ट। तो बैंक स्टेटमेंट्स आप अगर आपकी इनएडिक्वेट हैं तो उसमें चैलेंज आता है। जैसे अगर आप फैमिली जा रहे हैं तो 7 या 8 लाख रुपए आप अकाउंट में रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, और टू बी ऑन सेफर साइड। अगर आप इंडिविजुअली भी जा रहे हैं तो 3 से 4 लाख रुपए आप बना के चलें। हालांकि कोई सेट क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया है कि इतना आपको फंड अकाउंट में दिखाना है। होने को प्रूफ 1-1.5-2 लाख में भी आपका हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी हाई एप्लीकेशन की तब बनती है जब आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, डिपेंडिंग ऑन योर लेंथ ऑफ स्टे। इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है लेंथ ऑफ स्टे के साथ, कि आपका कितना लंबा लेंथ ऑफ स्टे है, और उसके हिसाब से डेली एक्सपेंडिचर को अगर लगाएं तो कितना बनता है। तो उतने अकाउंट में पैसे एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। ये ना हो कि आप 20 दिन के लिए जा रहे हैं और 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तीसरी चीज़ जो देखी जा रही है दैट इज़ वेग इनकम्प्लीट ट्रैवल आइटनरी। तो अगर आप सिर्फ कवर लेटर में या अपनी आइटनरी में ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि दैट आई एम गोइंग देयर फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म इन टोक्यो, दैट इज़ इनसफिशिएंट। आपको डिटेल्ड आइटनरी देनी है कि डे टू डे में आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। हालांकि ये थोड़ा कवर लेटर की हम बात करते हैं, एक ओवररेटेड सब्जेक्ट हो गया अपने आप में, लेकिन आज भी ये रेलेवेंट है। और आपका जो कवर लेटर है दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, पासपोर्ट की जो वैलिडिटी आपकी 6 महीने की रहनी चाहिए, या 6 महीने से ऊपर की रहनी चाहिए। 6 महीने से के नीचे की है, बेटर यू डोंट अप्लाई फॉर जापान वीज़ा और एनी वीज़ा। टू बी ऑनेस्ट, आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराएं तो ही आप अप्लाई करें, और कम से कम 2 पेजेस आपके पासपोर्ट पे खाली होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैं सोच सकता हूँ दैट इज़ ऑफकोर्स ओवरस्टेइंग। अगर पास में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ऐसी है कि आपने ओवरस्टे किया है, किसी कंट्री से ब्लैक लिस्ट में, यहाँ पे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्शन चांसेस हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ तो आपका 15 दिन का वीज़ा प्रूफ होता है, या आपका 3 महीने का होता है। तो जो भी आप आइटनरी बना रहे हैं इंक्लूडिंग योर रिटर्न डेट, वो 15 दिन की ही फिर रहे हैं। ठीक है, अगर 15 दिन से ऊपर एक्सीड आपकी कर गई, 16 डेज़ की हो गई जब आप रिटर्न कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आइटनरी के हिसाब से वो कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो समझने वाली बात है यहाँ पे, कि एक्चुअल रिजेक्शन पीछे क्यों आने शुरू हुए थे। एक्चुअली जापान वीज़ा के केस में काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट की थी इश्यूज़, तो इन्होंने ई वीज़ा शुरू किया। यानी कि अब आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा ना लग के आपको ई वीज़ा इशू किया जाता है, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ता है किसी ऑथराइज ट्रैवल एजेंट से। वो आप खुद डायरेक्टली साइट पर जाके जापान ई वीज़ा की साइट पर जाके अप्लाई नहीं कर सकते। आपको डॉक्यूमेंट्स, यूजुअली वीएफएस करता है इसको सारा फैसिलिटेट, तो आपको वीएफएस को ही डॉक्यूमेंट्स अपने देने हैं, लेकिन वीएफएस आगे आपके ई वीज़ा अप्लाई करता है। तो अप्रैल 2024 में एक्चुअली क्या था कि ये ई वीज़ा सर्विस स्टार्ट हुई इंडियंस के लिए, लेकिन जो रूल्स थे उसके, ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन था वो ढंग से नहीं हुआ, जिसकी वजह से रिजेक्शन आने शुरू हुए। मतलब कि ये स्टेबल हुआ है जाके, आप प्रोसेस पूरा आप समझ सकते हैं इस साल जून 2025 तक, तब जाके इसके बारे में क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो लोग पहले पास में ये भी कंफ्यूज रहते थे कि पीपल आर नॉट श्योर कि ये हु इज़ एलिजिबल, या हाउ एग्जैक्टली टू अप्लाई, और व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड, एंड हाउ टू शो द वीज़ा एट द एयरपोर्ट, डिजिटल ओनली या किसी और, या आपको पेपर कॉपी जो है दिखानी है। तो ये सारी कन्फ्यूजन बनी हुई थी, जो कि क्लैरिटी इन चीज़ों के बारे में पहले नहीं थी, लेकिन अब है, अब स्टेबलाइज है। तो इसलिए रिजेक्शन आपका कम होगा यहाँ पे, प्रोवाइडेड आपकी अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आपकी आइटनरी पूरी है, देन नो इश्यूज इन दैट। तो अभी क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेसिंग टाइम है ई वीज़ा का, दैट इज़ बिटवीन 4 to 5 वर्किंग डेज इस वक्त, अगर आपको अप्लाई करना है।
बट इन रियलिटी देयर कैन बी डिलेज, सम एप्लीकेशन नीड एक्स्ट्रा चेक्स और इंटरव्यूज़। कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में इंटरव्यू भी की जा सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका एजेंट भी जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा सर्विस सेंटर जो भी है, VFS है जैसे फॉर इंस्टेंस, तो वो भी थोड़ा टाइम ले सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में, रिव्यू करने में या आगे भेजने में। अगर डॉक्यूमेंट्स अनक्लियर हैं, इनकम्प्लीट है, तो दे कैन ऑल्सो कॉल यू अप और दे कैन ड्रॉप एन ईमेल टू यू कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। जैसे एक बार मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने जापान का वीज़ा अप्लाई किया था, उन्हें TDS फॉर्म चाहिए था जो कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट में नहीं था, तो उन्होंने मुझे मेल डाली उसके लिए कि आपकी एप्लीकेशन अभी होल्ड पे है, आपको TDS देना है 2-3 साल का। वो मैंने बना के उनको दिया, उसके बाद आगे मेरा प्रोसेस होना शुरू हुआ वीज़ा। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ फेस्टिव सीजन या हाई डिमांड अगर सीजन है तो उसमें भी आपकी एप्लीकेशन डिले हो जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द जापान ई-वीज़ा फॉर इंडियंस वर्क्स इन 2025। तो इंडियन रेजिडेंट्स कैन नाउ अप्लाई फॉर अ सिंगल एंट्री वीज़ा, शॉर्ट टर्म ई वीज़ा अप टू 90 डेज ऑफ टूरिज्म। मल्टी एंट्री वीज़ा जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कवर लेटर में भी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन इट्स एम्बेसीज कॉल कि आपको मल्टी एंट्री वीज़ा देना है या नहीं देना है, ठीक है। जो आपको ई वीज़ा मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी डिजिटल ओनली, ठीक है। तो मतलब कि आपको PDF फॉर्म में आपको ई वीज़ा मिल जाएगा, या जब आप अपना ई वीज़ा कलेक्ट करने जाएंगे पासपोर्ट के साथ, मतलब पासपोर्ट लेके आप वीज़ा के साथ आएंगे, तो आपको प्रिंट आउट या तो उसका मिल जाएगा। तो इमिग्रेशन पे या तो आपका प्रिंट आउट चल सकता है, या अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है यानी कि आपके पास प्रिंट आउट नहीं भी है, तो PDF फॉर्मेट में आप एयरपोर्ट पे अपने फ़ोन पे ई वीज़ा की कॉपी दिखा सकते हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट्स अगर आपके पास हैं आपके ई वीज़ा के, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको डिनाई किया जा सकता है। यू हैव टू प्रेजेंट PDF कॉपी, अगर सॉफ्ट फॉर्म की मैं बात करूँ या सॉफ्ट कॉपी की मैं बात करूँ, ठीक है। नहीं तो प्रिंट आउट एक ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। फीस जो है काउंसलर की इस वक्त 500 रुपीज़ है अगर आप सिंगल एंट्री अप्लाई करते हैं, मल्टी एंट्री करते हैं या बिजनेस वीज़ा करते हैं। जो चार्जेस हो सकते हैं आपके ऑथराइज डीलर के, जैसे VFS के 800 रुपीज़ हैं फाइल चार्जेस या सर्विस चार्ज आप कह सकते हैं जिसको। अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं, आप वापस नहीं आ सकते अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, तो कोरियर सर्विसेज के एडिशनली 550 रुपये आपके पर एप्लीकेशन लग सकते हैं। बाकी जो इशुएंस टाइम है वीज़ा का दैट इज़ 4 to 5 वर्किंग डेज आफ्टर सबमिशन, एक्सक्लूडिंग वेटिंग डेज या वीकेंड्स या हॉलीडेज़ या फेस्टिव सीजन की मैं बात कर रहा था जैसे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड हाउ टू अवॉइड दीज ट्रबल्स। पहली बात तो यह है कि यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। जो भी आप फोटोज़ वगैरह अपनी खिंचवाते हैं, दोज या पासपोर्ट की आपकी कॉपी की फ़ोटो, दो शुड बी हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स, ठीक है। यू हैव टू इंश्योर कि आपके जो पासपोर्ट हों, जो आपके पासपोर्ट फ़ोटो हों, वो वाइट बैकग्राउंड के साथ ही हों, कोई ब्लू या ग्रीन बैकग्राउंड नहीं चलेगा, और फोटो के आसपास भी कोई बॉर्डर लाइन ना हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती ऐसी फ़ोटो, ठीक है। तो आपको वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो खिंचानी है और शुड बी क्लियर, या कोई भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो क्लियर रीडेबल होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। कोई भी आपके पुराने पासपोर्ट हैं वो आपको साथ में लगाने चाहिए। एक पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट पुराने आपके हैं वो आपको साथ में ज़रूर भेजने हैं, अपने ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ या एक्टिव पासपोर्ट के साथ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, आप बैंक स्टेटमेंट 6 महीने के दिखा सकते हैं। कहीं ये भी हो सकता है कहीं लिखा हो, क्योंकि हर सिटी के हिसाब से या हर जोन के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स थोड़े ऊपर नीचे वेरी करते हैं सबके। चाहे दिल्ली से अप्लाई करेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बैंगलोर से अगर अप्लाई करेंगे उनके डिफरेंट हो सकते हैं, चेन्नई से करेंगे उनके डिफरेंट हो सकते हैं। तो यू हैव टू चेक दैट। आप VFS की साइट पे जाके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर ITR आपको फर्निश करनी है, मैं आपको ये कहता हूँ टू बी ऑन सेफर साइड, अगर 2 साल की ITR मांगी है तो आप 3 साल की दिखाएं। अगर सैलरी स्लिप्स 3 महीने की मांगी है तो बेटर ये कि आप 6 महीने की सैलरी स्लिप्स दिखाएं अगर आप जॉब कर रहे हैं। प्लस फिक्स डिपॉजिट्स भी आप दिखा सकते हैं, दैट्स अ प्लस। मैंने भी एक अपना फिक्स डिपॉजिट का फोटो कॉपी लगाया था जब मैंने फाइनेंशियल प्रूफ या अपनी बैंक स्टेटमेंट्स या पे स्लिप लगाई थी, ठीक है। यू शुड बिल्ड अ डिटेल्ड आइटनरी, जैसे मैंने पहले डिस्कस कर ली ये चीज़। तो प्रोवाइड योर डेली प्लान्स, डे टू डे किन सिटीज़ में आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आप टोक्यो में, तो टोक्यो में किन जगहों पे विजिट करेंगे एक दिन के अंदर, सेकंड डे में आप क्या करेंगे, थर्ड डे में आप ओसाका जाएंगे, फोर्थ डे में आप जो है क्योटो जाएंगे। तो उसकी सारी आइटनरी प्रॉपर होनी चाहिए, किन किन जगहों पे आप उन सिटीज़ में जाएंगे, ठीक है। अप्लाई विद इन द करेक्ट टाइम लिमिट, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप 6 महीने पहले जापान का वीज़ा लगाने जाएं या आपको अप्लाई करने जाएं। पहली बात तो शायद VFS ही रोक लें, आपको कहें कि नहीं अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन विद इन 3 months बिफोर योर इंटेंडेड एंट्री इनटू जापान, ठीक है।
तो विद इन 3 months बिफोर यू शेड्यूल डिपार्चर आपको अपना जापान का वीज़ा एप्लीकेशन लगाना है। एनी हाउ 4 से 5 वर्किंग डेज में इसका वर्डिक्ट या इसका रिजल्ट भी आ जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको 6 महीने पहले अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट की जा सकती है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, देन अंडरस्टैंड द एंट्री रूल्स, दैट्स इट। आई थिंक सिंगल एंट्री के जो रूल्स हैं वो आप देख लें कि एक्सटेंशंस नहीं मिलते हैं, या और आप ओवरस्टे ना करें या पेनल्टीज़ को अवॉइड करें, दैट इज़ समथिंग टू बी कंसिडर्ड। एंड लास्टली इज़ अगेन एज आई टॉक्ड अबाउट ऑलरेडी कि आप अपना जो, अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो आप फ़ोन में भी अपना वीज़ा ई वीज़ा दिखा सकते हैं, पर वो उसका स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर PDF फाइल आपकी होनी चाहिए फ़ोन पे। इंटरनेट आपका एक एक्टिव होना चाहिए और वो आपको जापान के हर एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई और बहुत काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाते साथ द मोमेंट यू डीबोर्ड द प्लेन, कनेक्ट द फ्री वाईफाई ऑफ द एयरपोर्ट and show your bookings. That's it. Alright guys, thank you so much for watching this video till the end. I hope कि ये वीडियो आपको किसी काम की लगी होगी। एक्चुअली ऐसे सिनेरियोज में उठ के काफ़ी टाइम से आ रहे थे और मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रहा था इन पे, तो दिस इज़ माई वीडियो फाइनली। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम ट्राइंग टू गेन 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल एंड ओनली यू कैन हेल्प मी गेनिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ शावर योर लव। इसके बाद जो है मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहीं पे, मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।